जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज हम लोग एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेट तैयार करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है। इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रह रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक एक प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक्स और फुल कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। अच्छे से आप पूरी क्लास तैयार करिए और कमेंट सेक्शन में लास्ट में ये जरूर बताएं कि 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं जो बॉडमास नियम का है और हमसे पूछा है इसका मान कितना होगा। देखो, अच्छे से आप लोग पहले से भी जानते हैं जो बॉडमास नियम होता है उसमें केवल आपको नियम को लिखना है। सबसे पहले कहीं पे ब्रैकेट अगर लिखा हुआ है तो उसे हल करेंगे। पूरे प्रश्न में कहीं पर भी ब्रैकेट तो लगा हुआ है नहीं। अब ब्रैकेट अगर नहीं है तो उसके बाद आप देख लो ऑफ कहीं लिखा है। ऑफ का मतलब है का। ये देखो यहां लिखा है, इन दोनों की गुणा करेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा और ऑफ यहां लिखा है तो ये बन जाएगा 15 दूनी 30। अब ऑफ के बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो यही प्रश्न क्या बनेगा, इस 12 के लिए इस 12 से भाग करोगे और माइनस का 88 बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का 75 प्लस के 6 गुणा ये 2 ऑफ 15 लिखा है जिसका मतलब सीधे सीधे 30 हो गया। अगर हम लोग इसे हल करेंगे तो 12 से 12 को भाग किया होगा, यहां 1 बचा होगा, यहां 88 बचा होगा, ये 75 ऐसे ही 30 और 6 की गुणा करोगे तो ये 180 आ जाएगा। ये प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की है, तो 3 जगह जो प्लस की वैल्यू लिखी है इसे जोड़कर एक अलग संख्या बना दो। 180 और 75 और 1 रुपए जब इसे जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 256 और 256 में से 88 को कम करना है। अगर 256 में से 88 कम करेंगे, यहां से ढाई लोगे, 16 में से 8 जाएगा 8, 4 बचा, यहाँ 14 में से 8 जाएगा 6 और यहाँ 2 में से एक ढाई इधर चलेगी तो 1 बचा होगा। 168 आपका आंसर होगा, पहले ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रश्न को भी आप मुझसे पहले ही कर लेना क्योंकि हम तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए, कुछ साथी ऐसे होंगे जो थोड़े से कमजोर होंगे, उनका भी ध्यान रखना है। आप लोग इस सभी प्रश्नों के आंसर मुझसे पहले करें क्योंकि कोई भी प्रश्न में अगर आप 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेंगे तो फिर ठीक नहीं है। प्रश्न को हल करने के लिए लगभग मानकर चलो कि आप 30 सेकंड से पहले पहले करो। अगला प्रश्न देखो, बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न हर सेट में आपको देखने को मिल रहा है, अच्छे से आप तैयार कर लो। एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। 16% की जो हानि होती, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 100 रुपए की चीज खरीदेंगे, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद रहे हैं तो अब उसके लिए बेचेंगे कितने में, 84 रुपए में बेचेंगे। ये मतलब हुआ, लेकिन वह 1 किलो वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन तोलता है। मतलब ये वो कह तो रहा है हम 1 किलो वजन दे रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहा है। आपको वो 1 किलो ही कह के बेच रहा है तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम हो गया। ये 1 किलो लिखा हुआ है, लेकिन वो बेच तो इतना रहा है, लेकिन खरीद कितना रहा होगा, 750 ग्राम। तो ये भी उसके फायदे में ही जुड़ेगा। अब हमें ये बताना है अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसे कितना फायदा हो रहा है। बस इस प्रश्न में सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत रहती है तो ये प्रॉब्लम्स रहती है, 750 इधर लिखना है या 1000 इधर लिखना है। तो भाई एक चीज बताओ, अगर आप 1 किलो वजन लेने गए, कोई चीज 1 किलो लेने गए हो और दुकानदार ने अगर 750 ग्राम दी है तो वो बेच तो 1 किलो कह के ही रहा है, तो उसे तो 1 किलो ही माना जाएगा, वो उसके फायदे में काउंट होगी। यानी हम बेच 1 किलो रहे लेकिन दे आपको 750 रहे, तो 750 ग्राम हम लेकर आए और वो आपको 1 किलो बना के दे रहे हैं, तो ये प्रॉफिट हो रहा है। सीपी उसका 750 रहेगा। अगर यहां से रेशियो निकालोगे, देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करोगे, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, ये आपका बन जाएगा 300 और 84 की गुणा 4 से करोगे, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33। 300 रुपए की वस्तु को अगर 336 रुपए में बेचोगे तो यहां से प्रॉफिट बताना है कितना होगा। अगर 300 रुपए की चीज को 336 रुपए में बेच दिया है तो 36 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर, यानी 300 पर होगा। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, 3 से 36 को भाग करेंगे, 12 आपका आंसर आ जाएगा। 12% का फायदा होगा, ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखो, पंकज ने 2 बाइक खरीदी है। पहली बाइक को 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक को 20,000 रुपए में खरीदा है। अगर आपने ही 2 बाइक मान लो खरीद रखी है, ये पहली बाइक है, ये दूसरी। पहली वाली को 24,000 रुपए में खरीदा है और दूसरी वाली को 20,000 रुपए में खरीदा है। पहली वाली बाइक को वो 20% के फायदे पर बेच रहा है और दूसरी वाली को 30% के नुकसान पर बेच रहा है। अगर 20% का फायदा ये ले रहा है इस पर, तो इसका मतलब ये है वो 100 रुपए की चीज को अब 120 में बेच रहा होगा। तो 120 ऊपर रहेगा क्योंकि हम ऊपर वाली बात बताना चाह रहे हैं।
और 100 नीचे रहेगा। भाई 24,000 रुपए की चीज है, अब हम 100 की अगर ला रहे हैं तो 120 की बेच रहे हैं, तो 24,000 की लाए होंगे तो कितने की बेचेंगे? 120 ऊपर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस बताना चाह रहे हैं। इससे अगर कैलकुलेट करोगे तो ये पता लग जाएगा कि पहली बाइक बेची कितने में होगी। एक जीरो सही है, दूसरे जीरो सही है। 2,400 की गुणा अगर 12 से करोगे तो जीरो, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28। जो वो पहली मोटरसाइकिल 24,000 में लाया है वो 28,800 में बेची है। जबकि दूसरी मोटरसाइकिल पे क्या किया है उसने? 30% की हानि की है। 30% की हानि का मतलब है 100 रुपए की चीज को अब 70 में बेचा है। तो 20,000 की चीज कितने में बेची होगी? 70 को ऊपर लिखोगे और 100 को नीचे लिखोगे। अगर यहां कहा जाता 30% प्रॉफिट पर बेचा है, इसका मतलब 100 रुपए की चीज को अब 130 में बेचा होगा, तभी तो प्रॉफिट होगा। दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसे हल करेंगे तो 2,000 की गुणा 7 से करेंगे 14,000 आ जाएगा। एक मोटरसाइकिल 28,800 में बेची है और दूसरी मोटरसाइकिल 14,000 में बेची है। अगर बात करें दोनों मोटरसाइकिल की तो ये कितना हो जाएगा? 800, 8 4 12, 2 1 3 और 1 4, 42,800 रुपए में दोनों मोटरसाइकिल बेची है। अब उसने खरीदी कितने में थी? भाई एक 24,000 में खरीदी थी और एक 20,000 में खरीदी थी। अगर इसके लिए जोड़ेंगे तो ये 44,000 आ जाएगा। आपने कोई चीज 44,000 रुपए में खरीदी है और 42,800 रुपए में बेच दी है, तो बिल्कुल सीधे से बता दोगे यहाँ पे आपको नुकसान हुआ होगा। और कितना नुकसान हुआ है? 44,000 में से अगर 42,000 कम करेंगे 2,000, फिर 800 और कम करोगे 1,200 रुपए का आपको यहाँ पे नुकसान हुआ है। ये परसेंटेज में पूछा नहीं है, केवल यूनिट में बताना था, तो यूनिट में डायरेक्टली आंसर आ रहा है। अगर इसे परसेंटेज में बताओगे तो 1,200 रुपए का नुकसान हमेशा सीपी पर होता है, ये ध्यान रखो। ये तो आपने बेचा है तो इससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि हम हानि बता सके कितनी हुई है यूनिट में। प्रॉफिट आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं या हानि आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो हमेशा सीपी को पता करो। और सीपी यहाँ पे 44,000 रुपए है। 1,200 के बटे में 44,000 लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज में ये निकल कर आ जाएगा। लेकिन पूछा नहीं है, केवल यूनिट में पूछा है। और ऑप्शन भी ऐसे कह रखे लाभ या हानि, यहाँ फंस भी सकते हो। तो सेम संख्या 1,200 का हानि है या लाभ, कभी कभी जल्दबाजी में आप क्या करोगे, हानि ना पढ़ के लाभ पर टिक कर दोगे। तो ध्यान से बस इतना समझ लेना। एन के किस मान के लिए ये संख्या 8 से विभाज्य है? कोई संख्या अगर बहुत अंक लिखे हैं तो 8 से विभाज्यता का नियम याद कर लो। संख्या में चाहे 100 अंक हो चाहे 200, हम लोग केवल लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। ये रूल्स होता है, कोई भी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वो 8 से तभी विभाज्य होगी जब उसके केवल लास्ट के 3 अंक विभाज्य होने चाहिए। अगर हम इसे 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक कितना होगा? 32। अब यहां पे बचा होगा 7 और ये एन उतार लोगे। यहां से आपको बताना है 32, 37 में से ये 32 कम करेंगे तो ये 5 बचेगा भाई। जब ये 5 बचा होगा और इस एन को यहां लगा लो। अब एक संख्या है और ऐसी संख्या बता के दिखानी है हमें जो 8 से कट जाए। तो 5 लिखा है तो 5 का मतलब ये 50 से ज्यादा होगी। अब आपके मन में आएगा, आप यहाँ 1 लिख कर देख लो तो 51 भाई 8 से कटता नहीं है। 2 लिख कर देख लो तो 52 भी नहीं कटेगा। 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, यहाँ पे आप 6 नंबर लिखो। अगर यहाँ पे इस एन की जगह पर 6 लिखोगे तो ये 8 सत्ते 56 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। और 56 का मतलब है एन की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा? 6 लिखा हुआ। ये एन की जगह अगर 6 लिख देंगे तभी ये जाकर पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, इसका विकर्ण दे रखा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। समचतुर्भुज जानते हैं, 4 भुजाओं की एक ऐसी आकृति होती है जो पतंग की तरह होती है। इसका क्षेत्रफल अगर आपको कभी बताना हो तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ये फार्मूला होता है। मतलब इस प्रश्न को आप तभी हल कर सकते हो जब आपको दोनों विकर्ण पता हो। अब यहाँ पे एक विकर्ण हमें मालूम है, ये नहीं पता है कौन सा विकर्ण है। तो अगर ये विकर्ण दे रखा है मान लो 80 का और इसका परिमाप 200 दे रखा है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को अगर जोड़ रहे होंगे तो 200 आ रहा है। चारों भुजाएं समचतुर्भुज, नाम से ही पता लग रहा है जिसकी समान भुजाएं हो उसी को समचतुर्भुज कहेंगे। ये चार चीजों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 200। तो भाई यहां से जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी? 50 भुजा आ जाएगी। सभी भुजाएं 50-50 सेंटीमीटर की होंगी, ये आप याद कर लो। अब ये जो विकर्ण दे रखा है, दूसरा विकर्ण अगर यहां से निकालोगे, जब तक वो दूसरा विकर्ण नहीं पता करोगे तब तक ये प्रश्न नहीं होगा।
अब भाई यहां से अगर बात करें इतनी लेंथ बताओ कितनी होगी, तो आप डायरेक्टली याद कर लो, ये 80 है तो ये 40 हो जाएगा। ये वाली भुजा आपको बतानी है कितनी होगी, भाई 50 40 लिखा है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ 90 का कोण बना है, तो 90 का कोण जब बन गया है तो ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया, इसे आप कहोगे कर्ण है ये हो गया आपका आधार। यहां से अगर लंब निकालोगे तो लंब कैसे निकालते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाते हैं, ये 30 आ जाएगा। 40 और 50 का ट्रिपलेट, अगर जीरो को हटा दें तो 5 और 4 का ट्रिपलेट 3 आएगा निकल के। अगर ट्रिपलेट के नियम से आप डायरेक्टली ये बात समझ गए कि ये 30 आएगा, तो जो ये विकर्ण होगा भाई इसका हिस्सा यहां तक आपने 30 बता दिया है, ओ से लेके ए तक का, इसे सी कह लो। अब ओ से ए तक की दूरी अगर 30 है तो टोटल विकर्ण तो ए से लेके डी तक बनेगा, 30 ये हो जाएगा, 30 ये और 30 ये। दूसरा विकर्ण जो होगा वो 60 सेंटीमीटर का होगा। कॉन्सेप्ट आपने अभी ये पढ़ रखा है 1/2। पहला विकर्ण ये आपको दे रखा है 80 और दूसरा विकर्ण आपने अभी यहां से बताया है 60 होगा। हल करेंगे, कोई से विकर्ण को पहला मान लो, कोई से को दूसरा, कोई दिक्कत नहीं, ये 30 बचा होगा। 30 और 80 की अगर गुणा करोगे तो ये 2400 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर है। ये दे रखा है आपका तीसरे ऑप्शन। अंकित एक कुर्सी को 25% की हानि पर बेचता है, वह इसे 900 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 5% का फायदा होगा। 40% का लाभ लेने के लिए कुर्सी को कितने रुपए में बेचना चाहिए। भाई 25% की हानि हो रही है और 5% का लाभ हो रहा है, लेकिन ये दोनों बातें कब हो रही हैं, जब वो 900 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो ये दोनों लोग किसके बराबर हैं, 900 रुपए के बराबर है। अगर आप 25 नंबर से फेल हो रहे थे, उसके बाद में अगर 900 नंबर और ले आ रहे हो तो 5 नंबर पास होने से ज्यादा ले आए हो, तो इस 900 की पावर किसके बराबर है, इन दोनों की जोड़ के बराबर होगी। 25 आपको पहले नुकसान हो रहा था, लेकिन जैसे ही आपने 900 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए किसी चीज के, तो 5% आपको प्रॉफिट होने लगा है। इसका मतलब इस 900 रुपए की जो पावर होगी वो 30% के बराबर होगी। तो 30% जो है वो किसके बराबर है, 900 रुपए के बराबर है। अगर 30 900 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 900 बटे 30 के बराबर होगा। अब यहां से जो चाहे वो पूछ लो, किसी भी प्रश्न में अगर 1% की वैल्यू मालूम है तो चाहे 2% पूछो, 50 पूछो, 100 पूछो, जितना पूछे उसी से गुणा करो। इन्होंने कहा है 40% का लाभ लेना है। भाई आपको 40% का लाभ कब मिलेगा, अगर 100 रुपए की चीज को 140 में बेचोगे तभी तो लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब आप 140% की वैल्यू बताओ, तो यहां गुणा 140 से करोगे। जब 140 से गुणा करेंगे और इसे हल करेंगे, अगर एक जीरो से ये कटेगा, 3 से अगर इसे काटोगे 30 पर, 30 और 140 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 4200 रुपए आपका आंसर होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 26 प्रेक्षणों का औसत जो है वो 23 है। यदि उनमें से 3 प्रेक्षण 19 33 66 को गलती से ये मान लिया है तो सही औसत क्या होगा। 26 संख्याओं का औसत आपको यहां पे पता है 23 है, लेकिन ये गलत है। इसमें गलत क्या है, कुछ संख्याएं गलत ऐड कर दी। 19 कहीं पे लिखा हुआ था, 33 लिखा हुआ था और 66 लिखा हुआ था, इनको गलती से, ये तो सही है, ये क्या है, ये सही है, लेकिन इनको गलती से क्या मान लिया है, 19 को 30 मान लिया है, 33 को 38 मान लिया है, 66 को 69 मान लिया है। तो सीधी सी बात है, जो ये औसत लिखा है वो ज्यादा लिखा होगा। भाई आपने क्यों कैसे पहचान लिया ज्यादा लिखा होगा, 19 को 30 माना है तो हमें तो 19 रुपए किसी को देने थे, 30 दे दिए, इसका मतलब ज्यादा दे दिए होंगे। यहाँ कितने रुपए ज्यादा दे दिए, 11 रुपए ज्यादा दे दिए। यहाँ कितने रुपए ज्यादा है, 5 रुपए ज्यादा है। यहाँ कितने ज्यादा है, 3 रुपए का अंतर है। तो ये 11 रुपए इससे ले लो ना, 19 रुपए देने थे और 30 दे दिए, 33 देने थे 38 दे दिए, 66 देने थे 69 दे दिए। तो टोटल कितना ज्यादा दे दिया, 11 और 5 16 और 3 18। अगर इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 5 16 और 3 19 रुपए हमने ज्यादा दे दिए हैं। अब ये 19 रुपए हमने ज्यादा दे दिए तो 19 रुपए कम कर लो। एक तरीका है 26 और 23 की गुणा कर जो आपका आंसर है वहां से 19 कम कर दो और नया औसत का पूरा कॉन्सेप्ट लगा दो। दूसरा तरीका ये, भाई 19 का ही तो हिसाब गड़बड़ है तो बाकी लोगों को मत छेड़ो, इस 19 को ही 26 लोगों में बांट दो, क्योंकि हम औसत कितने लोगों का निकाल रहे हैं, 26 का। ये तो औसत दे रखा है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है।
ये जो यहां से हिसाब किताब गड़बड़ निकलेगा उसी को यहां से कम कर देंगे। अब ये कैसे आप पहचानोगे कि जो आंसर आएगा वो उससे कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? भाई सही जो चीज है वो कम है और गलत जो चीज है वो ज्यादा है। तो गलत अगर ज्यादा है तो इसका मतलब गलत को यहां से हटाओ और सही यहां पे करो। तो गलत हटाने का मतलब यही तो हुआ कि गलत यहां से कम करना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। अब इस 19 के लिए क्या करोगे? 26 से भाग करोगे बस। जो भी आपका आंसर आएगा वो 23 में से कम कर लेंगे। तो 19 को अगर 26 से भाग कर देखोगे, अलग भाग करके देख ले रहे हैं, पॉइंट लगाओगे और यहां पे एक जीरो लगा दो। कहां तक पहाड़ा पढ़ सकते हैं? अगर 6 तक इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15। यहां कितना बचा होगा? ये बन जाएगा आपका 7 तक पहाड़ा पढ़ो यहां से। तो फिर अगर 7 तक पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 छंग 42, 7 दूनी 14 और 4 कितना होगा? 18। यहां बचा होगा 8, पॉइंट लगा, एक जीरो लगा लो। 26 तिया 78। लगभग जब इसे हम भाग करेंगे तो दशमलव का 73 आंसर आएगा और 0.73 यानी 0.73 यहां से कम करोगे। 23 तो पहले से था, 23 में से जो जो ऑप्शन 23 से ज्यादा वो बिल्कुल गलत है, तो 23 से ज्यादा वाले बिल्कुल काट दो। 23 में से 0.73 कम करोगे तो ये बचेगा। 23 रुपए में से 73 पैसे कम कर दो, ये कह दो, तो 22 रुपए 27 पैसे ये लगभग आपका आंसर है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। तो 22.62 ये बिल्कुल सही है। 22.62 पहला ऑप्शन सही है। 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? भाई 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी है? अभाज्य का मतलब ऐसे नंबर बताना है जो केवल अपने आप से कटते हो और एक से कटते हो। आसान भाषा में ये कह लो जो किसी से ना कटते हो। तो 30 के बाद भाई एक नंबर होता है आपका 31। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37 होता है, ये किसी से नहीं कटेगा। 38, 39, 40, 41 किसी से नहीं कटता है। 43 किसी से नहीं। 44, 45 ये सब कट जाएंगे। 46 कट जाएंगे। 47 नहीं कटता है। अगर इतने ही 48, 49 सब कट जाते हैं, इनको जोड़ोगे 7 और 3 10, 11, 12 और 7 19, 4 तिया 12 और 1 13 और 6 19, 199 इसका आंसर होगा। पहले ऑप्शन में है। इस प्रश्न में वो ये भी पूछ सकता था कि 30 और 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ना पूछ के औसत बताओ। तो ये कितनी संख्याएं हैं? 5। 199 को 5 से भाग कर देते। ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है और दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा? टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है और सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। दो व्यक्ति मान लो, एक ए है एक बी है। ए जो है वो बी से 4 गुना अच्छा है। तो 4 गुना अच्छे का मतलब है अगर बी एक काम करेगा एक दिन में तो ये 4 काम करेगा। दोनों एक साथ मिलके, अब दोनों लोग अगर एक साथ करेंगे तो भाई ये 4 काम करेगा और ये एक काम करेगा, तो ये 5 काम करेंगे। हमें ये पता करना है कुल काम कितना आया। अगर दो लोग मिलके एक दिन में 5 कुर्सी बना रहे हैं तो 2 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे? मान लो कुर्सी बनाने से संबंधित बात समझ लो, तो 2 से गुणा कर दो। 5 दिन में बनाएंगे तो 5 से गुणा करो। 6 दिन में कितनी बनाएंगे? तो 6 से गुणा होगी। ये लोग 84/15 दिन तक काम कर रहे हैं और एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो टोटल काम आपका आ जाएगा, 5 से इसे भाग करोगे 3 पर और 3 से इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 28 पर। ये आपका टोटल काम हो गया। अब इस 28 काम को अगर बी से कराना है तो 1 से भाग कर दो, क्योंकि बी की क्षमता 1 है। ए से कराना है तो 4 से भाग करो, लेकिन इन्होंने कहा है अकेले ए से काम कराएंगे। अगर इस काम को ए से कराना है तो इसका मतलब इसी को 4 से भाग करोगे, 4 सत्ते 28। तो 7 दिन इस काम को लगाएगा करने में, और 7 आपका दे रखा है तीसरे ऑप्शन में। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर इतना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त जो होता है वो इस तरह का होगा, एक तालाब की तरह चित्र। इसका क्षेत्रफल बताना है, मतलब आप इसकी सिर्फ त्रिज्या बता दो। तो क्षेत्रफल का फार्मूला तो आप याद डायरेक्टली कर लो। वृत्त के अगर क्षेत्रफल का फार्मूला पूछा जाए पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें जो चीज मालूम है वो क्या है? परिधि है। परिधि का मतलब यहां से लेकर ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ये परिधि है। इसका फार्मूला 2πr होता है। और व्यास का मतलब ये टोटल, दो बार अगर त्रिज्याओं को जोड़ दें तो वो व्यास बन जाती है। और व्यास को मैथमेटिकल इंडक्शन में आप त्रिज्या का दुगना ऐसे लिखोगे। अगर इसमें से इसे कम कर रहे हैं तो 12 आपका आंसर आए। इस लाइन को कैलकुलेट करो और यहां से त्रिज्या बताओगे। मतलब त्रिज्या यहां पर ओपन नहीं कही है, प्रश्न में उलझा के रखा है थोड़ा सा। आप त्रिज्या खुद यहां पे निकालोगे। 2r अगर दोनों से कॉमन लेंगे
तो यहां पर पाई माइनस 1 बचा होगा भाई, यहां पे पाई बचा होगा, यहां 1 बचा होगा और बराबर में 12। अगर इस 2 से हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 बनेगा। आर का मान बताना है और पाई की जगह सबको पता है 22/7 अप्लाई करोगे, बराबर में आपका 6 चल रहा है। 22/7 में से अगर एक कम करना है, किसी भिन्न में से अगर एक कम करना है तो इन दोनों को घटा दो। 22 में से 7 कम करोगे तो ये बचेगा 15/7 बचेगा और बराबर में 6 बचा होगा। ये 7 यहां आ जाएगा और 15 इसके नीचे आएगा। आर का मान आ जाएगा 42/15। अगर हम आर का मान यहां लगा दें तो देखो पाई का मान तो पता ही है 22/7 होगा। आर का मान दे रखा है 42/15 और 42/15। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो किस तरह से करेंगे, देखो 7 से इसे करेंगे 6 पर, 3 से कर लो, 3 से इसे करेंगे 2 पर और 3 से इसे करेंगे 5 पर, 3 से इसे करेंगे 14 पर और 3 से इसे करेंगे 5 पर। फाइनल आंसर 2 की गुणा 14 से करोगे 28, 28 की गुणा 22 से करोगे, नहीं 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56 और 5 61, अपॉन में क्या लिखोगे 25। ये कहीं ऑप्शन में तो है नहीं, तो 616 को 25 से भाग कर लो। अगर 616 को 25 से भाग करोगे तो 25 दूनी 50 हो गया, 11 बचा, 25 चौक 100, 24 के आसपास आपका केवल एकमात्र आंसर है वो 24.63। इसीलिए इसी को सही मान लो, अधूरे भाग कर ही यही छोड़ दो। 3 साल पहले एक नगर की जनसंख्या 2,50,000 थी। पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? ये तो गलत टाइप हुआ है यहाँ पे। अब एक कोई शहर है जिसकी जनसंख्या जो है वो 2.5 लाख है, पहली साल इसमें 3% की वृद्धि हुई, तो 3% का मतलब होता है 100 से 3 बढ़ गई थी। अगर 100 अभी है तो अब 103 हो गई होगी। दूसरी साल 4% की वृद्धि हुई है, यानी 100 से कितना हो गया है, 104 हो गया है। तीसरी बार में 6% की कमी हुई है, तो फिर 100 से 100 कमी नहीं वृद्धि है 106। अगर इसी प्रश्न में वृद्धि की जगह यहाँ कमी लिखा होता तो यहाँ आप 100 नीचे ऐसे ही रहता, यहाँ 97 आता, यहाँ 96 और यहाँ 94 आता, क्योंकि 100 से अब 3 कम होने का मतलब है 97 रह गया, 3 बढ़ने का मतलब है 100 से 103 हो गया। इससे अगर कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो से ये जीरो कटेंगे, 2 जीरो से ये जीरो कटेंगे और 25 से इस 100 को भाग करेंगे तो 4 पर जाएगा। इस 4 से अगर इसे भाग करोगे तो ये 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24। आंसर बचा है आपका 103, 26 और 106। इन सबकी गुणा करोगे, जिस ऑप्शन में मिल जाए वही इसका आंसर है। अब एक तरीका है कि इनकी गुणा करने में वास्तव में आपको टाइम लगेगा। इसके लिए क्या करोगे, तो आप देख लो, 6 छंग 36 या 108, लास्ट में 8 हो तो सभी ऑप्शन के लास्ट में 8 है। अब भाई गुणा करने से बचने के लिए आप कुछ रूल्स देख लो। अगर गुणा नहीं करनी है तो ये 26 लिखा है, इससे आप 13 दूनी 26 लिख सकते हो। कोई भी ऐसा ऑप्शन देख लो जो 13 से विभाज्य हो या 2 से, तो आप देख पा रहे हैं 2 से तो ये सभी विभाज्य, 2 से तो चेक करो मत, 13 से चेक कर लो। अगर 13 से यहाँ पे चेक करेंगे तो पहले ही ऑप्शन से शुरू करो, इसे 13 से भाग करके देख, 13 दूनी कितना होगा 26, 28 बचा है, यहाँ आके 2 हो गए होंगे 23, 13 एकम 13, अब 10 बचा है, 10 यहाँ आके हो गया होगा 108, 108 का मतलब 13 अट्ठे 104, 4 बचा, ये 46 हो गया, 13 तिया 39, 7 बचा, 13 छक 78, यही 13 से विभाज्य हो रहा है। बाकी के आप ऑप्शन देखेंगे वो 13 से विभाज्य नहीं होंगे। बाकी आप डिजिटल सम लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा याद रखने पड़ेंगे। इनकी गुणा करने से अगर बचना है तो भाई इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा जाता है, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। आरंभिक मूल्य पर अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना होगा? एक वस्तु है, अभी हमें उसकी कीमत नहीं पता है कि हम किस कीमत पर बेच रहे हैं। जब कीमत नहीं पता है, एक कीमत ऐसी मानेंगे इस प्रश्न में, आप 100 मान के कर सकते हो, जो आपका मन हो वो मानो, लेकिन ऐसी कीमत मानना, हमें क्या करना है 4/5वें हिस्से पर। 4/5वें का मतलब है ये 4/5 लिखा हुआ है, ऐसे मानकर चलो। तो अगर हम 4/5वें हिस्से पर बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे किसको बेच रहे हैं? एक वस्तु है, उसकी कोई कीमत है, कीमत अभी नहीं पता है भाई कितनी है, एक्स मान लो, केवल कैलकुलेशन बढ़ा लोगे तो इसके नीचे 5 है ना, तो यहाँ ऐसी कीमत मानना
जो 5 से कट रही हो। भाई मानना ही है तो कुछ मान लो। अगर यहाँ 4 7वें हिस्से पर बेचता तो हम उसकी कीमत पक्का कुछ ऐसी मानते जो 7 से कट रही होती। मानने को जो मर्जी है वो मान लो, लेकिन सरल बनाना है तो 5 से कटने वाली संख्या मान लो। तो हमने उसकी कीमत 5 मान ली। तो अब क्या करेंगे, 5 का 4/5वां हिस्सा निकालेंगे, इससे इसे काटोगे, ये 4 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कर रहे हैं तो 16% की हानि हो रही है। तो 16% की हानि का मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे आपको 16% का नुकसान हुआ है तो 100 रुपए की वस्तु को आपने 84 रुपए में बेचा होगा। 100 रुपए में खरीदा है, 84 में बेचा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई हमने तो 4 में बेचा है ना, तो यहां पे हम कह रहे हैं 4 में बेचा है और खरीदा कितने में है, 5 में खरीदा है। अब आप कहो यहां पे x मान लो, तो x मानने से कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। 10 मान लो, बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 5 से कट रहा है। 12 मान लो, फंस जाओगे, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो 4 लिखा है यही तो 84 के बराबर है। अगर 4 84 के बराबर है तो फिर क्या मतलब हुआ इसका, एक किसके बराबर होगा, एक बराबर होगा 4 से इसे भाग करोगे 21% की। अगर एक 21 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 बराबर होगा 105 के। हमें क्या बताना है, तो आरंभिक मूल्य पर अर्जित लाभ का प्रतिशत बताओ। ये 100 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना ही आपको फायदा हो रहा है, 5% का फायदा हो रहा है। ये दे रखा है आपका चौथे ऑप्शन में। अगर ये 99 आता, 100 से कम आता, तो 1% का आपको नुकसान हो रहा है। 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स लगी जो 30 सेकंड, 40 सेकंड और 60 सेकंड के बाद बदलती हैं। हमें बताना है 30 मिनट में कितनी बार वो एक साथ बदलेंगी। ऐसे में घंटी वाला प्रश्न हो, लाइट वाला प्रश्न हो, सबका एलसीएम निकालो। एक 30 सेकंड है, दूसरा आपका दे रखा है 40 सेकंड, फिर दे रखा है 60 सेकंड। बस इन सबका एलसीएम बता दो, उतनी ही सेकंड के बाद वो दोबारा से जलेंगी। एलसीएम निकालोगे भाई, इसके लिए 2 से भाग करोगे 15 पर, ये आ जाएगा 20 पर, ये आएगा 30 पर। दोबारा से अगर 2 से भाग करोगे ये तो होगा नहीं, ये 10 पर, ये 15 पर। दोबारा से अगर 2 से भाग करोगे तो ये तो होगा नहीं, ये 5 पर, ये 15 पर। इसे 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 1 3। लासा निकालना है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंजे 40, तिया 120, ये सेम है। 120 सेकंड के बाद वो घंटी एक बार बदलेंगी। क्या 120 सेकंड के लिए हम लोग 2 मिनट लिख सकते हैं? अगर इसके लिए 2 मिनट लिख दें तो 30 मिनट में वो कितनी बार बदलेंगी? भाई 2 मिनट में वो बदल रही है तो 2 मिनट में एक बार बदल रही है, 2 से इसको भाग करेंगे, 15 बार आपका आंसर आएगा। और 15 बार आपका दे रखा है दूसरे ऑप्शन में। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी के औसत से 20 अधिक है, तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? एक संख्या मान ले रहे हैं पहली, एक दूसरी, एक तीसरी। हम पहली संख्या को ए मान रहे हैं, दूसरी को बी मान रहे हैं, तीसरी को सी मान रहे हैं। प्रश्न की लैंग्वेज ये कही है, पहली और दूसरी का औसत, यानी ए प्लस बी का बटे 2, इन दोनों का औसत ही आएगा। किसके बराबर है? दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है। अगर इस 2 को या एबीसी को एक तरफ कर लो, इस बीज गणित को उठा के इधर ले आओ। भाई आप सीधी सी बात जानते हैं, अगर किसी चीज को उठाकर उधर ले जाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ए प्लस बी बटे 2 माइनस बी प्लस सी बटे 2 और बराबर में क्या बचा होगा 20। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस दोनों के पास पहुंचा होगा, ए प्लस बी माइनस सी भाग में 2 और बराबर में 20। इस बी से बी कट जाएगा, इधर ए माइनस सी और ये 2 यहां आ जाएगा। ए माइनस सी बराबर 40। ए का मतलब पहली संख्या, सी का मतलब तीसरी। पहली और तीसरी के बीच का अंतर बताना था, वो डायरेक्टली आपका 40 निकल कर आ गया। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? सीजीएल वाले तो इस प्रश्न के बिना कोई सा पेपर सेट नहीं करते हैं। भाई 2 लोग हैं, ये पहला व्यक्ति मानो, ये दूसरा। इनकी जो उम्र का अनुपात हमें पता है, वो वर्तमान वाला पता है, आज का पता है, 11 और 13 है। ये दे रखा है 11, ये दे रखा है 13। 6 वर्ष पहले, ये यहां पे आ जाओ, कितना पहले? 6 वर्ष पहले। अगर 6 वर्ष पहले की बात करेंगे तो ये अनुपात 4:5 था।
अनुपात के प्रश्न का सीधा सा फंडा याद कर लो। उम्र वाले प्रश्न में दोनों का अंतर समान कर लो। 4 से 5 1 यूनिट का अंतर, 11 से 13 2 यूनिट का अंतर। ये अंतर जब तक समान नहीं, यहां पे अंतर 2 का है, यहां पे अंतर 1 का है, तो अंतर समान बनाने के लिए आपको गुणा करनी पड़ेगी। यहां 1 से गुणा कर लो, दोनों में 1 से करो या मत करो, यहां 2 से कर लो। जब हम लोग यहां 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 होगा, और ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देख लो 8 से 10 2 का अंतर, 11 से 13 2 का अंतर, हो गया समान। अब ये इस वाले की जो बंदे की उम्र थी वो 8 थी, लेकिन बाद में 11 हो गई, तो 8 से 11 अनुपात हुई है, लेकिन क्यों हो गई, क्योंकि 6 वर्ष का अंतर समय में भी रहा है। तो 8 से 11 जब हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ 3 अनुपात किसके बराबर होगा, 6 वर्ष के, 1 अनुपात किसके बराबर होगा, 2 वर्ष के। अब 1 अनुपात की वैल्यू बता दी है, तो जो मर्जी हो वो पूछ लो। यहां से पहला प्रश्न अगर वो पूछता वर्तमान उम्र बताओ, तो इस 2 से 11 में गुणा करते, पहले आदमी की उम्र आ गई। इस 2 से यहां गुणा करते तो दूसरे की उम्र आ गई। अब अगर इसी 2 से मान लो यहां गुणा करेंगे और यहां गुणा करेंगे, तो इसकी उम्र आ जाएगी 22 साल और इसकी उम्र आ जाएगी 26 साल। लेकिन ये क्या है, उनकी वर्तमान उम्र आ गई। हमें बताना 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद का मतलब है इसमें 5 वर्ष इसमें जोड़ो और 5 वर्ष इसमें, 22 और 5 कितना 27, और 26 और 5 कितना होगा 31। 27 और 31 अगर किसी से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वरना यही रेशियो है। ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है और बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी साइकिल के लिए 1287 रुपए का भुगतान करता है, तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। 3 व्यक्ति हैं, एक ए मानो, एक बी मानो, एक सी मानो। ए ने क्या किया है, बी को 30% के लाभ पर, अगर ए ने 100 रुपए की साइकिल ले ली और यहां से उसने क्या किया है, 30% का लाभ लेकर बी को साइकिल को बेच दिया है, तो बी को साइकिल 130 में बेचा होगा। अब बी ने क्या किया है भाई, बी इसे 10% के लाभ पर, तो 10% के लाभ का मतलब 100 का 30% तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, 130 का 10% डायरेक्टली नहीं निकलेगा। इसने इसे कितने में बेचा होगा, तो इसका 10% निकालो ना, 10% का प्रॉफिट निकालोगे यहां पर। तो 10% प्रॉफिट का मतलब है 100 रुपए की चीज को 110 में बेचा होगा। एक जीरो सही है, दूसरे जीरो सही है, 13 की गुणा 11 से करोगे तो ये आएगा 143 में बेचा है। ए ने 100 रुपए की चीज को 130 में बेचा क्योंकि 30% का प्रॉफिट था, बी ने इसे 143 में बेचा है क्योंकि 10% का प्रॉफिट था। अब 143 में बेचा, लेकिन सी साइकिल के लिए इतने रुपए दे रहा है, हम कह रहे हैं इतने रुपए दे रहा है और यहां पे लिखा है इतने रुपए दे रहा है, तो बिल्कुल दोनों एक ही बराबर है। 143 1287 के बराबर होगा। अगर यहां से एक की बात करेंगे तो एक किसके बराबर है, 1287 के भाग में 143 आएगा। बताना क्या है, साइकिल के लिए ए कितने रुपए देगा, तो ए ने तो 100 रुपए दिए ना। अगर ए ने 100 रुपए दिए तो सीधी सी बात है भाई, ए ने 100 रुपए दिए, यहां 100 से गुणा कर लो, ये 1 रुपए की वैल्यू निकल के आ गई है। कैलकुलेट अगर इसे करोगे तो देख लो डायरेक्ट कुछ हो रहा है, ये तो 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, इसे 11 से भाग करो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 13 से भाग करोगे 9 पर, 9 और 100 की गुणा करोगे, 900 रुपए आपका आंसर आएगा, जो पहले ऑप्शन में दे रखा है। 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा 1619.2 रुपए में एक ड्रेस लेती है जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपए था। यदि दूसरी छूट 8% की है तो पहली छूट कितनी होगी। आपने 2000 रुपए की कोई वस्तु ले ली, इसमें एक डिस्काउंट यहां पे दिया है और एक डिस्काउंट यहां पे दिया, और 2 डिस्काउंट के बाद ये ड्रेस 1619.2 रुपए में उसने खरीद ली है। हमें बताना डिस्काउंट कहां पर कितना दिया है, तो पहला डिस्काउंट, दूसरा वाला तो 8%, पहला वाला हमें बताना है, मान ले रहा है पहला डिस्काउंट x% का रहा है। x% का मतलब होता है, इस 8% का मतलब ये होगा 100 रुपए की चीज को 92 में बेचा होगा, 100 में से 8 कम करके ऊपर लिखा है। x का मतलब है 100 रुपए की चीज को अब 100 माइनस x में बेचा होगा जब x% डिस्काउंट दिया है। अगर इसी को कैलकुलेट करोगे, देखो 2 जीरो से तो भाई ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा, उस जीरो से ये कैंसिल, तो नीचे ना इधर कुछ बचा ना उधर कुछ बचा। अब क्या करना है, इस 2 से अगर इसे भाग कर दें, 2 से अगर इसे भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16 होगा,
2 नेम 18, एक 0 लगाएंगे, एक साथ डबल डिजिट लिए, एक बच्चा वो यहां आ गया, 2 6 12। यहां से अगर 100 माइनस एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 92 कहां आ जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। जब 92 इसके भाग में आ जाएगा मतलब 92 से आपको डायरेक्टली यहां पे भाग करना है। अगर डायरेक्टली भाग कर सकते हो तो डायरेक्टली कर लो, ऑप्शन का सहारा लेना चाहो तो ऑप्शन से तो अभी सहारा मत लो, भाग ही कर लो। 8096 के लिए या ऐसा करो, इसे 4 से काट दो, 4 से काटोगे 23 बचेगा, 4 से काटोगे तो ये 20 बनेगा और ये बन जाएगा 24। 2024 को 23 से भाग कर लो, भाग तो करना ही पड़ेगा, बिना भाग के काम नहीं चल रहा है। 8 तक पढ़ लो, 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18। यहाँ कितना बचा होगा, ये बचा होगा 16 और 2 18, 184 बन रहा है, 88 पे आ रहा है पूरा पूरा डायरेक्टली। ये 100 माइनस एक्स बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 88। 100 में से x कम करने पे 88 आ रहा है, मतलब 100 में से कितना कम कर दें कि 88 आ जाए। सीधी सी बात है भाई, x की जगह पे 12 लिख दो, अगर 100 में से 12 कम करोगे 88 आपका आंसर आ जाएगा। एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और इसमें फिर 25% की फिर वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने परसेंट की कमी करें। कोई एक संख्या है जो अभी कंफर्म नहीं, हमने मान लिया है 100 है, इस संख्या में 25% क्या करना है, वृद्धि करना है। भाई 25% वृद्धि करने का मतलब है ये क्या किया है, वृद्धि की है। तो जब 25% इससे बढ़ाएंगे तो ये 125 बन जाएगी। दूसरी बार में क्या करना है, फिर से 25% की वृद्धि करना है। अगर दोबारा से 25% की वृद्धि की है तो ये संख्या अब 125 ना रह के कितना होगी, 125 का आपको दोबारा से 25% निकालो, फिर उसमें जोड़ो तो डायरेक्टली 125% निकाल लो और भाग में 100। कैलकुलेट करेंगे तो ये 125 पंजे 25 से काट रहे हैं और ये 25 से, हल करने पे ये बनेगा 625/4। जिसे और अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 15 चौक 60, 2 बचा। डेसिमल में अगर नहीं भी ले जाना तो यहीं से समझ लो, क्योंकि ऑप्शन तो आपके कहीं पे भी डेसिमल में दे नहीं रखे हैं। तो पूर्णांक लाना है तो डेसिमल को आप छोड़ भी सकते हो, बाकी बिल्कुल एग्जिट आंसर लाने के लिए देखो 4 एकम 4, यहां आ गया 2 4 पंजे 20, 2 4 6 24, एक बच्चा। किसी संख्या 100 में अगर 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो 125 बन रहा है, फिर वृद्धि कर रहे हैं तो वो अब संख्या 156.25 हो गई। अब क्या करना है, इस 156.25 से वापस हमें यहां आना है 100 पर। तो ऐसा यहां आने के लिए कुछ कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करेंगे, 156.25 में से, तो आप कहोगे ये 56.25 की कमी करो। अब ये कमी परसेंटेज में कितनी हुई है, 56.25 कमी कर रहे हैं और कमी कर किस पे रहे, इस पे 156.25 गुणा 100। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब आप देख लो ऑप्शन का अगर सहारा लेना चाहो तो ऑप्शन देख लो, ये 5,600 रुपए के आसपास लिखा है। आप चाहो तो इसे 25 से भाई भाग भी कर सकते हो, अगर 25 से भाग करके थोड़ा सा आसान बनाना चाहो तो बना लो। 25 दूनी कितना होगा 50, 6 बचा, 25 दूनी 50, यहाँ पे 2 बचा, भाई 12 बचे होंगे। 25 दूनी 50, 6 बचा, वो 6 यहाँ आके 62, तो 25 दूनी 50, 12 बचा, 25 पंजे 125। इससे भाग करोगे तो 25 छक डायरेक्टली 150 होता है, 6 बचा होगा यहाँ पे, 25 दूनी 50 बचा है। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 12, 25 पंजे 125। दोबारा से अगर इसे 25 से, ये 100 तो भाई लिखा हुआ है, और 25 से एक बार इसे भाग कर लो तो 25 नेम सीधे सीधे कितना होता है 225, और 25 से इसे भाग करोगे तो 25, ये 100 ऐसे ही 25 चौक 100, 4 और 9 की गुणा करोगे 36 आपका आंसर आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन भाई ज्यादा हो गई इसमें। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 की चाल से चल रही हैं, 95 की चाल से चल रही हैं। जब कभी भी दो रेलगाड़ियां अगर चल रही हैं और ये एक ही दिशा में अगर चल रही हैं तो चाल जो मानोगे वो घटा देंगे, अलग अलग दिशा में चल रही हैं तो चाल जोड़ देंगे। एक ही दिशा में चल रही है, सबसे पहले तो सापेक्ष चाल बताओगे। अगर रेलगाड़ियां कोई भी चलने वाली चीजें एक ही दिशा में चल रही हैं तो चाल घटा देंगे। 95 में से अगर 60 घटाओगे तो ये आपका आंसर आएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तेज चलने वाली गाड़ी धीरे चलने वाली गाड़ी में बैठे आदमी को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। हमें बताना है तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई। गाड़ी की लंबाई पूछ लो या फिर यहाँ पे डिस्टेंस पूछ लो, दूरी। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है
और अगर डिस्टेंस निकालोगे तो इसका फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपकी दे रखी है 35, ये 35 लिखिए ए वाली, और टाइम आपका दे रखा है यहाँ पे 36। हमेशा याद करो भाई ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इस वजह से यहाँ पे 5/18 से गुणा कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आप गुणा कर देते तो यहाँ कर सकते हो, यहाँ नहीं कर पाए तो अब कर दो। 18 से भाग करोगे 2 पर, 2 और 5 की गुणा 10 और 35 की गुणा 350 मीटर आएगा, क्योंकि हम लोग इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर चुके। बी ऑप्शन देख लो, बिल्कुल सही। पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। एक पाइप ए है जो 15 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। पाइप बी है जो उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर रहा है। पाइप सी है जो उसी टंकी को 8 मिनट में भर रहा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? सबसे पहले तो देखो, ये वाली जो टंकी है वो खाली कर रही है, ये वाली खाली कर रही है, ये भर रही है, तो हम पहचान बना ले रहे हैं चिन्ह लगा के। ये दोनों का काम पानी को बाहर करना है, इसका काम पानी को अंदर करना है। टंकी में कितना पानी आ रहा है ये पता कर लो, जिसे हम लोग कुल काम कहेंगे। टंकी में कुल पानी पता कर लो, आसान भाषा में ये समझो। वो क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। 15, 20 और 8 से कटने वाली एक संख्या बताओ जो सबसे छोटी हो। आप गलत भी बता दोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन गलत बताने से ये है कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ सकती है। 120 ऐसा नंबर है जो सभी से कट जाएगा। अगर हम 120 को 15 से भाग करेंगे तो 15 अट्ठे 120 आएगा। 120 को 20 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। 120 को अगर 8 से भाग करेंगे तो 15 आएगा। ये दोनों का काम क्या है, माइनस, यानी पानी बाहर निकालना। इसका काम है पानी को अंदर करना। अब ये तीनों लोग एक साथ करेंगे। भाई हमें टंकी में 120 लीटर पानी पहुंचाना है। ये क्या कर रहा है, 8 लीटर पानी बाहर फेंक रहा है 1 घंटे में, ये 6 लीटर पानी फेंक रहा है, और ये 15 लीटर वहां पहुंचा के आ रहा है 1 घंटे में। तो ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 1 घंटे में कुल काम कितना करेंगे? तो आप कहोगे भाई 15 पहुंचा के गया, 8 और 6 14, उसमें से कम हो गया, तो 1 घंटे में ये कुल मिला के 1 लीटर पानी पहुंचेगा, और 120 लीटर पानी पहुंचाना है। तो 1 से इसे भाग करोगे, आपका आंसर 120 मिनट लगेगा। लेकिन यहां मिनट में आपका आंसर आ रहा है, और 120 मिनट में ज्यादातर एग्जाम जो आपके होते हैं वो 120 मिनट के ही होते हैं। तो 120 मिनट ऑप्शन में तो है नहीं, इसका मतलब हम इसे 2 घंटा कह सकते हैं, और 2 घंटा आपका दे रखा है बी ऑप्शन में। इस तरह से आज की इस क्लास में एक बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दिया है। और ये प्रश्न एसएससी अभी जो जीडी का एग्जाम आपका चल रहा है वहां पर ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, वहीं से उठाए गए हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कीजिए। किसी प्रश्न में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेशन में अच्छे से बता सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़ जाए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, चाहे तो आप वहां से जुड़ जाए। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो फिर भैया यहाँ से भी जुड़ जाओ, ये तो आपका अपना ही चैनल है। बाकी वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताना, लेकिन इसमें स्कोर कितना रहा है आपका ये कमेंट सेशन में आप जरूर बताना। थैंक यू।